रिया को जब ये पता चला कि ये उसके दादा जगत प्रसाद माथुर का पहला अटैक है, तो उसका दिल टूट गया था। वो इसलिए नहीं दुखी थी कि उसके दादा को पहला अटैक आया क्यों नहीं था, बल्कि वो इसलिए दुखी थी कि उसके दादा जगत प्रसाद माथुर ने पहले हार्ट अटैक का बहाना बनाकर उसे राजस्थान से बुला लिया था। उसने आगे फिर से डॉक्टर से बहस करना उचित नहीं समझा, बल्कि बाहर आई और बिना किसी से कुछ बोले सीधे जाकर लोगों के सामने खड़ी हो गई और उससे जब जगत प्रसाद के पहले हार्ट अटैक के बारे में सवाल किया तो वो सकपका गया था। बताओ लोबो, उस दिन की सच्चाई बताओ। आखिर क्यों तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोबो को खामोश देखकर रिया ने फिर से दुखी होते हुए पूछा। उसकी आंखें जागने और रोने के कारण लाल हो चुकी थी। जो रिया अपने फैसलों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस वर्ल्ड में बहुत मजबूत लड़की मानी जाती थी, उसका इस तरह से रोना वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर रहा था। मैम, मैंने जो किया वो सिर्फ माथुर साहब के कहने पर किया। उस दिन राजस्थान से बुलाने का फैसला भी उन्हीं का था। और कोई रास्ता ना देखकर लोगों ने रिया के सामने खुलासा करते हुए कहा। रिया को इस बात का शक तो था कि उसके दादाजी उसकी राजस्थान के क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन आखिर क्यों नहीं होने देना चाहते थे ये बात रिया को नहीं पता थी। इसलिए उसके पीछे का राज जानने के लिए उसने लोगों से आगे सवाल करते हुए पूछा, क्यों क्यों बुलाना चाहते थे वो मुझे वहां से? रिया के दोबारा सवाल पूछने पर लोबो फिर से खामोश हो गया। उसका बार बार खामोश हो जाना रिया को किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन रिया को अभी इस बाबत में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई थी। क्योंकि लोबो शुरू से ही जगत प्रसाद माथुर के साथ रहा था, इसलिए रिया इस बात को जानती थी कि अगर इसके पीछे कोई राज होगा या फिर उसके दादाजी की कोई निजी वजह होगी तो वो जरूर खुलकर सामने आएगी। बोलो लोबो। लोबो को खामोश देखने के बाद रिया ने उसे देखते हुए फिर से सवाल किया। उसके बार बार सवाल करने और बाकी लोगों को उसकी तरफ घूरते हुए देखे जाने के बाद लोबो समझ चुका था कि आज उसे बिना बताए फुर्सत नहीं मिलने वाली। इसलिए उसने रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपका राजस्थान वाला प्रोजेक्ट सक्सेस हो। कहते हुए लोबो की आवाज वहां हॉस्पिटल के गलियारे में घूम गई थी। रिया को असलियत मालूम तो थी, लेकिन अभी तक उसके दिल के कोने में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि हो सकता है कि वो अपने दादाजी के बारे में गलत सोच रही हो। लेकिन अब जब लोबो ने खुलेआम ये बात कह दी थी तो रिया का दिल बैठ सा गया था और उसका चेहरा एक अजीब से दर्द से भर गया था। तो इसलिए उस दिन उनके कहने पर तुमने मेरे ऑफिस का नेट कनेक्शन काटा था, क्यों? उसकी बात सुनने के बाद रिया ने सवाल किया और ना चाहते हुए भी लोबो ने हामी में गर्दन हिला दी थी। उसकी बात सुनने के बाद रिया को लोबो के ऊपर जो अभी तक गुस्सा था वो एकदम से खत्म हो चुका था। वो बस अपनी किस्मत को कोसे जा रही थी। अगर किसी बाहरी आदमी ने उसके प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की होती तो शायद रिया उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही भी करती, लेकिन अब जब उनके साथ ये करतूत उसके दादा, जिन्होंने उसके माँ बाप की अनुपस्थिति में उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्होंने ही की थी, तो रिया अब क्या ही कर सकती थी? अगर वो ठीक होते तो शायद रिया उनसे झगड़ा भी करती, उनसे लड़ती भी, उनको छोड़कर शायद अलग भी रहने चली जाती। लेकिन उसके प्रोजेक्ट को लगभग बर्बाद करने का गुनहगार हॉस्पिटल के आईसीयू में लेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तो वो उनसे लड़ भी तो नहीं सकती थी। इंसान को जब अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिल जाता है तो उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन जब उसकी भावनाएं अंदर ही रह जाती हैं तो ये उसके डिप्रेशन का कारण बन जाती है। और रिया के साथ भी यही हो रहा था। वो अपनी भावनाएं व्यक्त तो करना चाह रही थी, लेकिन करती भी तो किसके सामने, जब गुनहगार उनका अपना ही था। वो आखिर में रिया मैम को ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं करने देना चाहते थे, इस बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है लोबो? रिया को टूटा हुआ खड़ा देखकर अमन ने आगे की बात जानने के लिए सवाल किया, लेकिन लोबो ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी अमन जी कि मैं उनसे कोई सवाल करूं। मैं बस उनके आदेश का गुलाम हूं और इसके लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार भी हूं। कहते हुए लोबो ने अपना सिर झुका लिया था। यार तू गाड़ी मुझे चलाने दे, तूने बहुत ज्यादा पी रखी है। अगर किसी को ठोक दिया ना तो सुबह घर के बजाय हम सब जेल में होंगे। रात के तीसरे पहर में घने से जंगलों के बीच से निकलने वाले सुनसान हाईवे पर एक गाड़ी बहुत तेजी के साथ भागती जा रही थी और उसके अंदर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ युवक
गाड़ी चलाने वाले को ताकीद करते हुए कहे जा रहा था। अरे यार, तुम ना एक नंबर के फट्टू आदमी हो। इतना फटती है तो रात को बाहर ना निकला करो। चला रहा हूँ, चुपचाप चलाने दो, वरना उतरना है तो उतर जाओ। गाड़ी चला रहे युवक ने अपने साथ बैठे युवक को डांटते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर ये साफ पता चल रहा था कि उसने दबा के दारू पी रखी है और नशे में होने की वजह से ही उसका दोस्त उसे गाड़ी चलाने से रोक रहा है। अजीब इंसान हो यार, मैं हम दोनों की भलाई के लिए समझा रहा हूँ और तुम हो कि फिजूल में भड़के जा रहे हो। उसके गुस्सा दिखाने के बाद उसके दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन वो होता है ना कि दारू पिया हुआ इंसान और पागल एक समान होते हैं। ये दुनिया को अपने पैरों की जूती समझने लगते हैं। इनको चाहे जितना समझाओ, इनके कान पर तनिक भी जू नहीं रेंगती। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए लड़के को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी थी। उसके बगल में बैठा हुआ लड़का उसे समझाया जा रहा था, लेकिन दारू पीने की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और वो उसकी बात को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो कुछ सुन ही ना रहा हो। अभी वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें धमाके की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई आकर उनके गाड़ी से टकरा गया है और ड्राइवर के हाथों से गाड़ी इनबैलेंस हो गई। उड़ा दिया रे तूने किसी को, कहना नहीं मान रहा था तू। उस आवाज को सुनने के बाद उसके बगल में बैठे हुए लड़के ने चीखते हुए कहा। उसके चीखने और किसी से टकराने की उस आवाज को सुनने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के का सारा नशा उतर गया था। उसने गाड़ी संभालते हुए एक किनारे पर लगा दी। गेट खोलकर उतरने के बाद उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां का दृश्य देखकर वो दंग रह गया था। उसके पीछे एक लड़की मुंह के बल पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उस लड़की को देखकर उन दोनों के होश उड़ गए थे। उसके दोस्त ने जब अपने सामने एक चोटिल लड़की को पड़े देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो अपने दोस्त के ऊपर चीखते हुए बोला, समझाने के बाद भी तू बाज नहीं आया ना, आखिरकार कर ही दिया वो काम जिसका मुझे डर था। कहते हुए उसके दोस्त की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने राजसी परिधान पहने जो लड़की पड़ी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि देवयानी थी, जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर हुई अज्ञात हमले के बाद आकर यहाँ गिरी थी। अरे मैंने नहीं उड़ाया यार, मुझे तो ये दिखी भी नहीं। उसके शोर मचाने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, एक तो शराब पीकर उसे उड़ा दिया, ऊपर से अब झूठ भी बोल रहे हो। हमारे अलावा और भी कोई गाड़ी दिख भी रही है यहाँ क्या? कहते हुए उसका दोस्त एकदम से रुआंसा हो चला था। उसने जब कान लगाकर देवयानी की सांसें सुनने की कोशिश की तो पाया कि उसकी सांसें एकदम से नहीं चल रही थी। इसलिए उनकी घबराहट और बढ़ती हुई चली गई। वो समझ चुके थे कि ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ एक्सीडेंट करके मर्डर करने देने के जुर्म में अब उनको जेल जाने से अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े सोचते रहे कि आखिर में किया क्या जाए कि तभी गाड़ी चला रहे लड़के के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने अपने दोस्त की ओर देखते हुए कहा, देख भाई, एक जुगाड़ है जिससे हम बच सकते हैं। उसके मुंह से बचने की बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक रौनक दौड़ गई और वो हड़बड़ाते हुए बोला, जल्दी बताओ। उसके पूछने के बाद उसके दोस्त ने अपना प्लान बताना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो अपने दोस्त को उस लाश को ठिकाने का जुगाड़ बताता जा रहा था, वैसे वैसे उसके दोस्त के चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। उसे ये काम बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इधर उधर देखने के बाद कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, उन्होंने देवयानी की बॉडी को गाड़ी की डिक्की में भर लिया और वहां से लेकर निकल गए। उनका इरादा रास्ते में कोई खाई या नदी देखकर उसकी लाश को वहीं फेंक देने का था, जिससे कि न देवयानी की बॉडी किसी के हाथ लगे और न ही कोई उनके बारे में कुछ पता कर पाए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें पार्वती नदी नजर आने लगी थी, जो हाईवे से बस कुछ ही दूरी पर बह रही थी। उन्होंने गाड़ी हाईवे से नीचे ली और फिर लोगों की नजरों से बचते हुए देवयानी की लाश को वहीं पर फेंक कर वहां से चलते बने। उन्होंने देवयानी की लाश को फेंक कर सोचा कि इससे उनका पीछा छूट चुका है, लेकिन शायद इतने जल्दी उनका पीछा छूटने वाला नहीं था। सुबह हो चुकी थी। कहाँ देवयानी इंद्रनगर से सिद्धार्थ और पारद को ढूंढने के लिए निकली थी और कहाँ आज उसकी बॉडी पार्वती नदी के बहाव में बहती हुई जा रही थी, और उधर सिद्धार्थ जिसे ढूंढने के लिए देवयानी पृथ्वी पर आई थी, वो ईटानगर के एक अस्पताल में सिर झुकाए हुए बैठा हुआ था।
कुछ देर तक वहीं बैठे रहने के बाद वो उठा और उठकर रिया की ओर बढ़ता हुआ चला गया था। मैं घर जाना चाहता हूँ मैडम, पिताजी की भी तबीयत सही नहीं है। गुमसुम बैठी रिया को देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा। रिया का मन कुछ भी बोलने का कर नहीं रहा था। उसने सिद्धार्थ से कुछ कहने के बजाय हामी में सिर हिला दिया था और उसके सिर हिलाने के बाद सिद्धार्थ अपना बैग उठाकर वहां से बस अड्डे के लिए निकल गया, जहां से उसे अपने गांव के लिए बस पकड़नी थी। रिया की कहानी से वो बहुत कुछ समझ तो नहीं पाया था कि आखिर में उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, लेकिन रिया को इस तरह से रोता देखकर वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसने रिया को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, रिया की समस्या उसकी पहुंच से बहुत बाहर थी। सिद्धार्थ बस अड्डे पर पहुंच चुका था और जैसे ही बस में चढ़ने के लिए उसने पहला कदम उसके पावदान पर रखा कि उसके कानों में एक चहकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ का दिल वो आवाज सुनकर धक करके रह गया था। आगे क्या होगा देवयानी के साथ, और आखिर किसने दी थी सिद्धार्थ को आवाज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।